Hello everybody. This is our first lecture for the course Introduction to Plant Breeding. यहाँ हम प्लांट ब्रीडिंग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट कवर किया जाएगा और बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग जो भी पढ़ेंगे या जो भी सीखेंगे वो सिर्फ इसीलिए सीखेंगे ताकि हम क्रॉप में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करके उसका इकोनॉमिक कैरेक्टर इम्प्रूव कर सकें. तो प्लांट ब्रीडिंग है क्या, डिफिनीशन अगर देखा जाए तो प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर इकोनॉमिक पर्पस. इकोनॉमिक पर्पस के लिए उसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि इकोनॉमिक पर्पस यानी कि यील्ड ज़्यादा हो, डिजीज़ रेसिस्टेंट हो, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके फार्मर्स का. अब हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. 10-11 ब्रांचेज हैं. हमने पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लिया है आपके लिए, तो हम ताकि आपका कम टाइम लगे और कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें हम पढ़ पाएँ उसके लिए हमने सोचा कि नोट्स लिख देते हैं पहले ही. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांचेज से. ब्रांचेज में सबसे पहला ब्रांच है एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग. एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग को हम क्रॉप ब्रीडिंग भी बोलते हैं. तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं. दिस रेफर्स टू द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. इसमें एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की बात करी जाती है. एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यानी पल्सेज, सीरियल्स, ऑयल सीड्स एंड मच मोर. दूसरा ब्रांच है हॉर्टिकल्चर प्लांट ब्रीडिंग. एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग में हमने किसके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की बात करी, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के. हॉर्टिकल्चर प्लांट ब्रीडिंग में हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की. बिल्कुल ही ईजी सा डिफिनीशन है, नाम से ही पता चल जा रहा है. वैसे ही ट्री ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे फॉरेस्ट ट्रीज की. अगला है अपना स्ट्रेस ब्रीडिंग. ये भी उसी तरह से इजी है बट उससे पहले हमको पता होना चाहिए स्ट्रेस कहते किसको हैं. तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस दो रीजन से हो सकता है, या तो लिविंग फैक्टर की वजह से होगा या नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से होगा. लिविंग फैक्टर का क्या मतलब हुआ, जो भी जिंदा है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वजह से हो रहा है, यानी कि डिजीज, कोई इंसेक्ट, कोई वीड, ये सब लिविंग फैक्टर्स हुए. तो लिविंग फैक्टर की वजह से अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रहा है तो उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे बायोटिक स्ट्रेस. स्ट्रेस का सिंपली मतलब हो गया एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल सिचुएशन, अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंटल सिचुएशन. तो अगर लिविंग फैक्टर से आ रहा है तो उसको बायोटिक स्ट्रेस बोलेंगे. और नॉन लिविंग फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई सा भी है, जैसे कि लाइट हो गया, सैलिनिटी हो गया, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं. तो स्ट्रेस ब्रीडिंग में हम करते क्या हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करते हैं और डेवलप करते हैं रेसिस्टेंट वेराइटी. किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट? बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही स्ट्रेस के अगेंस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी को डेवलप करते हैं. यानी कि इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस. अब हम बात करेंगे क्वालिटी ब्रीडिंग के बारे में कि क्वालिटी ब्रीडिंग क्या होती है. क्वालिटी को हम मेनली 3 तरह से डिवाइड करते हैं एग्रीकल्चर में. न्यूट्रिशनल, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसकी न्यूट्रिशन कंटेंट क्या है. इंडस्ट्रियल क्वालिटी यानी कि प्रोसेसिंग वैल्यू कैसी है उसकी. मार्केटिंग क्वालिटी यानी कि ग्रेन साइज, ग्रेन टेक्सचर, ग्रेन अपीयरेंस, ये सब. तो क्वालिटी ब्रीडिंग में हम इन्हीं को इम्प्रूव करेंगे. क्वालिटी ब्रीडिंग रेफर्स टू द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर वेरियस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आ गया, मार्केटिंग क्वालिटी, इंडस्ट्रियल क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी. अगला है अपना म्यूटेशन ब्रीडिंग. ये 6th नंबर का ब्रांच है प्लांट ब्रीडिंग का. तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या देखते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग रेफर्स टू द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर्स थ्रू द यूज ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल म्यूटाजेंस. म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम म्यूटाजेन को यूज़ करते हैं इकोनॉमिक कैरेक्टर को इम्प्रूव कराने के लिए. म्यूटाजेन क्या होता है, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट. कोई भी म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट है जैसे कि यूबी रे, गामा रे, तो उसको हम म्यूटाजेन बोल देते हैं. पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग. पॉलीप्लॉइडी का मतलब पता है ना, यानी कि क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड से ज़्यादा हो जाए, चेंज हो जाए क्रोमोसोम नंबर के सेट में, उसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड. जैसे ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ये सब होता है. तो पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग क्या है, इट रेफर्स टू द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किसका, क्रॉप प्लांट्स का, थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर. मैनिपुलेशन किसका करते हैं, क्रोमोसोम नंबर का, सच एज
डेवलप कैसे होते हैं, जैसे ट्रिप्लॉइड वैरायटी बनती है, टेट्राप्लॉइड बनती है, हेक्साप्लॉइड बनती है। तो ये सब चीज़ों को हम पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग में कंसिडर करते हैं। इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग। इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग का सिंपल मतलब है कि वाइल्ड स्पीसीज से कोई जीन उठा के कल्टीवेटेड स्पीसीज में इंट्रोड्यूस कर देना। अब एक बार डेफिनेशन देखिए। इट डील्स विद द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स बाई ट्रांसफरिंग जीन फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज टू कल्टीवेटेड स्पीसीज। कोई वाइल्ड स्पीसीज है, उसमें से हम जीन उठाएंगे और कल्टीवेटेड वैरायटी में डाल देंगे, यही होता है इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग। अगला है अपना ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। ट्रांसजेनिक वर्ड से ही पता चल रहा है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब का यूज़ करेंगे। तो एक बार डेफिनेशन देखिए। ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग डील्स विद द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर वेरियस क्रॉप थ्रू बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाना, वो सब आ जाएगा ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग में। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, इसमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज़ करेंगे। इट डील्स विद द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स थ्रू मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स के कुछ एग्जांपल आप लोग याद रखिए, RFLP, RAPD, SSP, ये सब मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज़ करके अगर हम क्रॉप में जेनेटिक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के अंदर कंसीडर किया जाएगा। फिर अपना 11th नंबर का फाइनल ब्रांच जो है उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस ब्रीडिंग। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ वेरियस प्योर सीड प्रोडक्शन। मेंटेनेंस ब्रीडिंग यानी कि कैरेक्टर को मेंटेन करके रखना। मेंटेन कैसे करेंगे, प्योरिटी लाके। तो प्योर सीड प्रोडक्शन करने वाली सारी टेक्निक्स मेंटेनेंस ब्रीडिंग में पढ़ेंगे हम। ओके, तो अभी ये ब्रीडिंग और उस ब्रीडिंग होता क्या है हमने देख लिया, उसके ब्रांचेज हमने देख लिए। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्लांट ब्रीडिंग की। कोई भी प्लांट ब्रीडर है, आप मान लीजिए प्लांट ब्रीडर है, तो आप क्या चाहिएगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिएगा किसी भी क्रॉप में। सबसे पहले तो कोई भी उसका यील्ड बढ़ाना चाहेगा, हायर यील्ड के बाद हम सोचेंगे कि यील्ड तो बढ़ा दिया, उसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ा देते हैं, यानी कि क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। क्वालिटी भी इम्प्रूव कर देंगे तो हम सोचेंगे अर्लीनेस उसमें ला दे ताकि जल्दी मैच्योरिटी आ जाए, तो एक साल में हम नंबर ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा ले पाएंगे। अगर हमने अर्लीनेस भी ला दिया तो फिर हम देखेंगे कि उसको बायोटिक स्ट्रेस से रेसिस्टेंट बनाएं, यानी कि बायोटिक फैक्टर से वो कम इफेक्ट हो ताकि उसका यील्ड ज़्यादा रहे। ये बायोटिक फैक्टर से भी रेसिस्टेंट बनाएंगे उसको ताकि किसी भी इन्वायरमेंट में उसको अडॉप्ट कराया जा सके। फिर हम उसमें अगर इफ प्रेजेंट कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसके कंटेंट को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे सरसों में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेथाइरस ओडोरेटस में बोआ होता है, बीटा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये न्यूरोटॉक्सिन होता है और ये लोअर लिम्ब में पैरालिसिस कॉज करा देता है। तो इस बोआ के कंटेंट को हम कम करना चाहेंगे, अभी एक ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी। अगर मान लीजिए कोई फील्ड है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी मतलब सेम टाइम पे पूरे फील्ड में मैच्योरिटी आए, उसमें इतना क्रॉप तो मैच्योर हो गया बट ये सब अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो सिर्फ इतना ही क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए हम हार्वेस्टर तो बुला नहीं पाएंगे। अगर हम बुलाते भी हैं तो हमारा फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत बढ़ जाएगा। इस वजह से सिंक्रोनस मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का सिंपल क्या मतलब हुआ, मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप प्लांट एट सेम टाइम। अगला अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम कहेंगे कि प्लांट को फोटो और थर्मो इनसेंसिटिव बना दें। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि उस पर लाइट और टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही कम होगा, तो हम थ्रू आउट द ईयर उसको ग्रो करा पाएंगे। फिर हम उसमें मोर डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जैसे कि उसका ग्रेन का साइज़ बढ़ा दें, नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ा दें, ये सब। फिर हम उसके बाद वैरायटी बनाना चाहेंगे जिसका एडाप्टेबिलिटी ज़्यादा हो ताकि किसी भी लोकेशन में उसको प्लांट करके उससे यील्ड लिया जा सके। ओके, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, फील्ड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की फील्ड कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला फील्ड आता है जर्म प्लाज्म, दूसरा फील्ड है ब्रीडिंग टेक्निक, तीसरा फील्ड है सीड प्रोडक्शन टेक्निक। अभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तीनों दे के ऑल दे देंगे, पूछ देंगे फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, या फिर तीनों में से कोई एक देंगे और बाकी तीन ऑप्शन अलग अलग होंगे तो वो एक वाला आंसर हो जाएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
सबसे पहले तो जर्मप्लाज्म थ्योरी किसने दिया है? वाइजमैन ने दिया है, और जर्मप्लाज्म टर्म भी वाइजमैन ने दिया है। इपीजेनेसिस थ्योरी किसने दिया है? वुल्फ ने दिया है। पैनजेनेसिस थ्योरी किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। जीन पूल टर्म किसने दिया है? डॉब्ज-हैंस्की ने दिया है जीन पूल टर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट करे जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। फील्ड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सबसे पहला क्या था? जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म ही को हम जीन पूल भी बोलते हैं और जेनेटिक रिसोर्सेस भी बोलते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है टोटल वेरिएबिलिटी फाउंड इन ए क्रॉप स्पीसीज। यहाँ स्पीसीज वर्ड पे स्ट्रेस देना है। टोटल वेरिएबिलिटी फाउंड इन ए क्रॉप स्पीसीज। जैसे अगर हम एक स्पीसीज की बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, तो उसकी अलग अलग वैरायटीज़ होंगी। तो ट्रिटिकम एस्टिवम की सारी वैरायटीज़, यानी कि उसकी वाइल्ड वैरायटी, उसकी कल्टीवेबल वैरायटी, सारी वैरायटीज़ में कंबाइनली कितने जीन्स या फिर कितने एलील्स होते हैं, उसी को हम जर्मप्लाज्म बोलते हैं। अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से हम जर्मप्लाज्म को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद नेक्स्ट अपना था ब्रीडिंग टेक्निक। फील्ड्स में था ना, याद है ना? फील्ड में पहला जर्मप्लाज्म है, दूसरा है ब्रीडिंग टेक्निक। तो ब्रीडिंग टेक्निक दो तरह का होता है, पहला तो है जनरल ब्रीडिंग टेक्निक और दूसरा है स्पेशल ब्रीडिंग टेक्निक। जनरल ब्रीडिंग टेक्निक में क्या क्या आता है? इंट्रोडक्शन आता है, सिलेक्शन आता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है। ये नॉर्मल मेथड्स हैं। और जहाँ पे ये तीनों मतलब जनरल ब्रीडिंग मेथड यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, जनरल ब्रीडिंग मेथड से हम अपना डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस करा पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, तो हम फिर इन स्पेशल ब्रीडिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। इनमें सबसे पहला आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, दूसरा है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, तीसरा है ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, और टिश्यू कल्चर भी ध्यान रखिएगा स्पेशल ब्रीडिंग में ही आता है। ये टिश्यू कल्चर वर्ड देख के कई बार लगता है कि ये तो जनरल ब्रीडिंग मेथड में ही आ जाएगा, बट ये टिश्यू कल्चर भी स्पेशल ब्रीडिंग मेथड में ही आता है, ध्यान रखने वाली बात है। अब हमारा न्यू टॉपिक है डोमेस्टिकेशन या फिर प्लांट डोमेस्टिकेशन। टेक्निकली तो प्लांट ब्रीडिंग यहीं से स्टार्ट की जाती है क्लासेस में, तो हम भी डोमेस्टिकेशन को ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ? मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ है 7500 BC पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ओके, किसने स्टार्ट करा? प्री हिस्टोरिक मैंस ने। प्री हिस्टोरिक मैन ने स्टार्ट करा था एग्रीकल्चर। वो लोग कैसे स्टार्ट किए होंगे? प्री हिस्टोरिक मैन जंगल में जाते थे शिकार करने, हंटिंग के लिए जंगल में जाते थे। वहाँ उनको मतलब ऐसा स्टोरी ही है कि वहाँ उनको कुछ वाइल्ड स्पीसीज मिल गई होंगी, कुछ प्लांट्स की, जैसे वीट और बार्ले की। वीट और बार्ले ये स्पेसिफिकली यहाँ मैंने लिख दिया बिकॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स वीट एंड बार्ले ही हैं। तो वीट एंड बार्ले उनको मिल गया होगा, मे बी वाइल्ड स्पीसीज मिली होंगी, तो उनको वो लेके आए होंगे अपने जहाँ पे भी उनका कॉलोनी था, जहाँ भी वो रहते थे वहाँ कल्टिवेट किए होंगे। वीट एंड बार्ले का उनको क्या मिला होगा? वाइल्ड स्पीसीज मिला होगा। तो यही वाइल्ड स्पीसीज को ला के जो उन्होंने कल्टिवेट करा फॉर द फर्स्ट टाइम, वहीं से स्टार्ट हो गया था प्लांट डोमेस्टिकेशन। और आज के टाइम में भी टिल डेट मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो डोमेस्टिकेशन से ही लाए गए हैं। कभी ना कभी वो वाइल्ड थे और फिर उनको ला के हमने कल्टिवेट कर लिया। होप आप लोगों को डोमेस्टिकेशन समझ में आया होगा। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वीट एंड बार्ली को फर्स्ट टाइम कब, सबसे पहले तो पहला एग्रीकल्चरल कल्टिवेटेड क्रॉप कौन सा हो गया? वीट एंड बार्ले। कब इसको कल्टिवेट किया गया था? अभी मैंने बताया कि 7500 BC पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप कौन सा है? वीट और बार्ले। तो 7500 BC पहले वीट एंड बार्ले को कल्टिवेट किया गया होगा। वैसे ही आप लोग कुछ मेजर क्रॉप्स का याद रख लेंगे। वीट एंड बार्ले के बाद मेज को कल्टिवेट किया गया था, फिर पोटैटो को, देन चिकपी को, फिर राइस को, फिंगर मिलेट को। तो ये आप याद रख लेंगे सीक्वेंस। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं डोमेस्टिकेशन का। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड प्लांट अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, इसी को हम प्लांट डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अगर यहीं पे लिख देते द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, तो उसको हम सीधा डोमेस्टिकेशन बोल देंगे। दोनों क्लियर हो गया आपको? प्लांट डोमेस्टिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड प्लांट अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड प्लांट डोमेस्टिकेशन।
प्लांट डोमेस्टिकेशन हम लोग आखिर करते ही क्यों हैं? जंगल में वो ग्रो हो रहा है लेकिन हमें तो फूड चाहिए, तो उसको हमको ला के कल्टिवेट करना पड़ेगा। जंगल तो डेली जा नहीं सकते वहाँ उसका हार्वेस्ट करने के लिए, तो इस वजह से डोमेस्टिकेशन के पर्पस में वही आ जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ और शेल्टर के लिए हम लोग डोमेस्टिकेशन करते हैं। मेडिसिनल पर्पस के लिए भी कुछ प्लांट को डोमेस्टिकेट किया गया, कुछ प्लांट को उसके एस्थेटिक वैल्यू के लिए भी डोमेस्टिकेट किया गया। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा है? तो वो है डॉग। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एग्रीकल्चरल एनिमल कौन सा है? तो सिप है। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जीन पूल क्या होता है। जर्म प्लाज्म उसी का नाम है, जेनेटिक रिसोर्स भी उसे हम बोलते हैं, या फिर जेनेटिक स्टॉक भी हम जीन पूल को ही बोलते हैं। तो जीन पूल है क्या? सम है टोटल जीन्स प्रेजेंट इन द क्रॉप स्पीसीज। टोटल जीन्स और एलील्स, जीन्स या फिर एलील्स भी लिख सकते हैं। टोटल जीन्स और एलील्स प्रेजेंट इन अ क्रॉप स्पीसीज इज कॉल्ड जीन पूल। जैसे कि किसी भी स्पीसीज का आप बात कर लीजिए, तो उसके जो वाइल्ड स्पीसीज हैं और उसके जो टोटल वाइल्ड स्पीसीज और टोटल कल्टिवेबल स्पीसीज हैं, उन सब के जीन्स को या फिर एलील्स को कंबाइनली हम बोलते हैं जीन पूल। जीन पूल रिप्रेजेंट्स इंटायर वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स और एलील्स इन ए क्रॉप स्पीसीज। वही बात लिखा हुआ है। जर्म प्लाज्म जीन पूल ही को बोलते हैं। जर्म प्लाज्म इंक्लूड क्या क्या करता है? वाइल्ड स्पीसीज एज वेल एज कल्टिवेबल स्पीसीज, दोनों इंक्लूडेड होते हैं जर्म प्लाज्म में। फॉर एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम अवेलेबिलिटी ऑफ जर्म प्लाज्म इज मस्ट। अगर वेरिएबिलिटी प्रेजेंट ही नहीं होगी तो हम बार बार म्यूटेशन से तो वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करें हर बार, ये तो पॉसिबल नहीं है। जनरली किसी भी क्रॉप में कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना होता है, मान लीजिए कोई क्रॉप कल्टीवेट हो रहा है, हमें उसके पेनिकल का साइज बढ़ाना है, तो सबसे पहला हम काम यही करते हैं कि देखते हैं उसके वाइल्ड स्पीसीज में अगर पेनिकल का साइज ज़्यादा है तो हम वहीं से जीन को ला के इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि म्यूटेशन तो रैंडम प्रोसेस है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो जनरली म्यूटेशन प्रीफर भी नहीं किया जाता है। तो इस वजह से वेरिएबिलिटी यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी का प्रेजेंट होना मस्ट है किसी भी जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये लाइन बस इसीलिए था कि आप लोग समझ सके कि वेरिएबिलिटी यानी कि जीन पूल का क्या इंपॉर्टेंस है। जीन पूल जितना ही ज़्यादा डाइवर्स होगा, क्रॉप में इंप्रूवमेंट की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला जो है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो जर्म प्लाज्म है उसको हम बोलते हैं लैंड्रेसेस। लैंड्रेसेस सिंपली हो जाता है प्रिमिटिव कल्टीवार, यानी कि देसी किस्में। लैंड्रेसेस आर नथिंग बट द प्रिमिटिव कल्टीवार विच आर सेलेक्टेड एंड कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स। सबसे पहले जो मतलब प्रिमिटिव टाइम में जो भी कल्टीवार्स, जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते थे उनको हम लैंड्रेसेस बोलते हैं। मेनी जनरेशन्स तक उनको कल्टीवेट किया गया है, बट आज नहीं, सबसे पहले इनिशियल डेज में जिस क्रॉप को भी कल्टीवेट किया जा रहा था उसे हम लैंड्रेसेस बोलते हैं। आगे मैं एक बार और आपको समझाऊंगा इसे। लैंड रेसेस है हायर लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। लैंड रेसेस में जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। लैंड रेसेस में ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है। होप आपको पता होगा ब्रॉड जेनेटिक बेस और नैरो जेनेटिक बेस क्या होता है। ये लैंड रेसेस में ब्रॉड जेनेटिक बेस होने की वजह से उनमें वाइडर एडप्टेबिलिटी भी होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि फर्स्ट टाइम लैंड रेस को किसने कल्टीवेट किया था, कलेक्ट किया था। तो फर्स्ट टाइम लैंड रेस को राइस में कलेक्ट किया गया था, और किसने कलेक्ट किया था? एनआई वैविलॉव ने कलेक्ट किया था। एनआई वैविलॉव ने ही सेंटर ऑफ ओरिजिन भी दिया है। पहला तो हो गया लैंड रेसेस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट कल्टीवार। दूसरा टाइप का जीन पूल क्या है? एब्सोल्यूट कल्टीवार है। एब्सोल्यूट कल्टीवार जो है वो है इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ रिसेंट पास्ट। एब्सोल्यूट कल्टीवार इज द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ रिसेंट पास्ट। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो कल्टीवेट किया जा रहा था वो था लैंड रेसेस, और अभी रिसेंट पास्ट में जो कल्टीवेट किया जा रहा था उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कल्टीवार। ये पॉपुलर थे पहले, यानी कि लास्ट पॉपुलर वैरायटी वही थे, बट आज के टाइम में वो रिप्लेस किए जा चुके हैं मॉडर्न कल्टीवार से। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो K65, K68 कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाए तो अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं एग्जाम्पल के साथ तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो आप लोग समझ गए, सबसे पहले आया लैंड रेसेस प्रिमिटिव टाइम में, और
रिसेंट पास्ट में जो कल्टीवेट किया जा रहा था वो हो गया एब्सोल्यूट कल्टीवार, और देन एब्सोल्यूट कल्टीवार को रिप्लेस किसने किया? मॉडर्न कल्टीवार ने। मॉडर्न कल्टीवार क्या है? करेंटली जो भी कल्टीवेटेड हाई यील्डिंग वैरायटी है उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न कल्टीवार। मॉडर्न कल्टीवार का दूसरा नाम है इम्प्रूव्ड कल्टीवार, और मॉडर्न कल्टीवार का तीसरा नाम है एडवांस्ड कल्टीवार। होप आप याद रख पा रहे हैं इनको। एक दो बार और लेक्चर देख लेना, बिल्कुल याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फोर्थ टाइप का जो है जीन पूल वो है एडवांस ब्रीडिंग लाइन। सबसे पहला तो हमने देखा लैंड रेसेस, वो था प्री हिस्टोरिक टाइम पे। उसके बाद हमने देखा एब्सोल्यूट कल्टीवार, ये रिसेंट पास्ट में जो ग्रो किया जा रहा था। देन हमने देखा मॉडर्न कल्टीवार, आज के टाइम में जो ग्रो किया जा रहा है। अभी ये क्या है? एडवांस ब्रीडिंग लाइन। एडवांस ब्रीडिंग लाइन जो है वो प्री रिलीज्ड वैरायटी है, मतलब जो रिसेंट कमिंग ईयर्स में रिलीज किया जाएगा एज ए वैरायटी, तो उसको हम बोलते हैं प्री रिलीज्ड वैरायटी, और वहीं होता है एडवांस ब्रीडिंग लाइन। इसी एडवांस ब्रीडिंग लाइन को हम जेनेटिक स्टॉक भी बोलते हैं। देखिए अब जर्म प्लाज्म को एक बार फिर से हम बोले थे ना, फिर से समझ लीजिएगा। जर्म प्लाज्म टोटल 7 तरह का होता है, सबका डेफिनेशन वही सेम रहता है, तो क्या बार बार लिखना उसको, यहीं पे आप देख लीजिए उसको। पहला तो होता है वेरी ओल्ड टाइम में, यानी एकदम प्री हिस्टोरिक टाइम में जो ग्रो किया जा रहा था उसे हम बोल देते हैं लैंड रेसेस। अर्ली वैरायटी नहीं, अर्ली पास्ट में जो ग्रो किया जाता था, अर्ली पास्ट में जो ग्रो किया जा रहा था उसे हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट कल्टीवार। प्रेजेंट टाइम में जो ग्रो किया जा रहा है उसे हम बोल देते हैं मॉडर्न कल्टीवार, और फ्यूचर में जो एज ए वैरायटी रिलीज होने वाला है उसको हम एडवांस ब्रीडिंग लाइन बोल देते हैं, या फिर जेनेटिक स्टॉक बोल देते हैं। कितना हुआ? 1 2 3 4, टोटल 7 होता है, तो ये होगा 5वां वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवार। ये भी तो जर्म प्लाज्म का ही टाइप होगा। जो भी वाइल्ड फॉर्म है किसी भी कल्टीवार का, जो भी हम कल्टीवार ग्रो करा रहे हैं, जो भी हम कल्टीवार बनाने वाले हैं, उसका जो वाइल्ड फॉर्म होगा वो भी एक तरह का जर्म प्लाज्म होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवार। फिर 6th नंबर पे जो होता है वो है वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज हम कल्टीवेट कर रहे हैं उनका जो वाइल्ड रिलेटिव होता है उसी को हम बोलते हैं वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज। और 7th और फाइनल नंबर का जो जर्म प्लाज्म है वो है वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड। ये रिलेटिव और फॉर्म दोनों अलग अलग टर्म्स है, ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनल वाला जो जर्म प्लाज्म का टाइप है वो है वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज। ओके, जर्म प्लाज्म हमने देख लिया अच्छे से। अब जीन पूल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। ये क्या है? अभी हमने देखा है काइंड, ये भी जर्म प्लाज्म को हम जीन पूल भी बोलते हैं, तो ये है काइंड ऑफ जर्म प्लाज्म। अब हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि यह क्लासिफिकेशन दिया किसने है, जर्म प्लाज्म का क्लासिफिकेशन दिया किसने है? तो उसका आंसर हो जाएगा हार्लेन एंड डेवेट ने जर्म प्लाज्म का क्लासिफिकेशन दिया है 1971 में। किसने दिया है? हार्लेन एंड डेवेट ने जर्म प्लाज्म का क्लासिफिकेशन दिया है 1971 में। किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जर्म प्लाज्म आर ऑफ 3 टाइप्स। जर्म प्लाज्म आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सेमेस्टर के एग्जाम में भी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला जो काइंड है, टाइप है, वो है प्राइमरी जीन पूल। प्राइमरी जीन पूल को हम GP1 भी बोलते हैं। वो क्या होता है? द जीन पूल विच इज इंटरमैटिंग या फिर क्रॉस करने पे इजीली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। एक्चुअली यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ 100% फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ऐसा जीन पूल जिसको हम क्रॉसिंग करते हैं तो उसका 100% जो प्रोजेनी होता है वो फर्टाइल होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी जीन पूल। प्राइमरी जीन पूल में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? सबसे पहले तो प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज आर इंक्लूडेड अंडर प्राइमरी जीन पूल, क्योंकि अगर सेम स्पीसीज के बीच में मैटिंग कराते हैं तो जो प्रोजेनी बनेगा वो 100% फर्टाइल होगा। आप सभी को पता है स्पीसीज का डिफिनीशन ही यही है कि ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटर ब्रीडिंग करके 100% फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है उसे हम स्पीसीज बोलते हैं। तो प्राइमरी जीन पूल में सबसे पहले तो प्लांट सेम स्पीसीज के जो होंगे वो आ जाएंगे, या फिर क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज जो ब्रीडिंग के बाद या फिर आपस में फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 100% अगर फर्टिलाइज है तो ऐसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी इंक्लूड किए जाएंगे प्राइमरी जीन पूल में। दूसरा है सेकेंडरी जीन पूल, उसे हम GP2 भी बोलते हैं। सेकेंडरी जीन पूल में ऐसे जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किए जाते हैं
जिसको हम जिसके बीच हम फर्टिलाइजेशन कराएं, मतलब जो GP1 से फर्टिलाइजेशन करें तो पार्शियली फर्टिलाइज्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो GP1 के साथ क्रॉस कराने पे पार्शियली फर्टिलाइज्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। GP2 इसमें उनको कंसीडर किया जाता है जिनको हम GP2 को अगर हम क्रॉस कराते हैं GP1 से, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पार्शियली फर्टाइल होगा। समझ गया GP2 क्या होता है? ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम GP1 से क्रॉस कराते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पार्शियली फर्टाइल होगा, यानी 50% फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगे, 50% स्टेराइल ऑफस्प्रिंग होंगे। अगर 10 ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं तो उसमें से 5 फर्टाइल होगा और 5 स्टेराइल होगा। होप इट्स क्लियर टू यू। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें रिलेटेड स्पीसीज आती हैं, ऐसे रिलेटेड स्पीसीज जो 100% फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, बट वो रिलेटेड है तो कुछ तो फर्टाइल प्रोड्यूस होंगे ही, तो वो GP2 में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे टर्सरी जीन पूल की, जिसे हम इन शॉर्ट GP3 भी बोलते हैं। ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑल स्टेराइल ऑफस्प्रिंग ऑन क्रॉसिंग विथ GP1, यानी कि GP3 को अगर हम क्रॉस कराते हैं GP1 से तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो स्टेराइल होगा। 100% ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा वो स्टेराइल होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो एक बार हम एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं इनको, फिर से हाइलाइटर का यूज़ करके समझेंगे हम एग्जांपल ले रहे हैं वीट का। ओके, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया ये। वीट में हम एग्जांपल ले रहे हैं एक स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम, उसका एक वैरायटी होता है लोक 1 और एक वैरायटी हम ले रहे हैं HI1544। इन दोनों को, ये दो चूंकि ट्रिटिकम एस्टिवम की ही दो वैरायटीज़ हैं, तो अगर हम इनको क्रॉस कराते हैं तो ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी फर्टाइल, और चूंकि सारे ऑफस्प्रिंग फर्टाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसलिए इसको हम GP1 बोल देंगे। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं GP2 को समझने के लिए। ट्रिटिकम ड्यूरम का एक वैरायटी हम ले रहे हैं मेघदत्त। ट्रिटिकम ड्यूरम का एक वैरायटी है मेघदत्त, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं GP1 से, यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो HI1544 से हम इसको क्रॉस करा देते हैं, तो इसका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो पार्शियली फर्टाइल होगा। तो पार्शियली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से मेघदत्त और HI1544 को GP2 बोल देंगे। बट चूंकि ये वैरायटी है HI1544 है ट्रिटिकम एस्टिवम की वैरायटी और मेघदत्त है ट्रिटिकम ड्यूरम की वैरायटी, तो दोनों क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, ये आप सभी को पता है। अब हम एक दूसरे स्पीसीज ही को ले लेते हैं, जैसे हम राई ले लिए और उसको हम GP1 से, यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम से, GP1 ये कहने के लिए हम उसमें इस यहाँ जो भी वैरायटी हमने लिखा है उसमें किसी से भी अगर राई को प्रोड्यूस कराते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो 100% जो ऑफस्प्रिंग है वो स्टेराइल ही प्रोड्यूस होगा, तो इस वजह से ये हो जाएगा GP3। GP3 का एग्जांपल सिंपल इंटरजेनेरिक क्रॉस, यानी कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो क्रॉस कराया जा रहा है वो होता है इंटरजेनेरिक क्रॉस, यानी कि जीनस सेम है बट स्पीसीज अलग अलग हैं। तो सारे इंटरजेनेरिक क्रॉस एग्जांपल हो जाएंगे जीनपूल 3 के। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ सीड कलेक्शन। ये सेमेस्टर एग्जाम में तो डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सीड कलेक्शन 3 तरह का होता है, पहला होता है बेस कलेक्शन, दूसरा होता है एक्टिव कलेक्शन, तीसरा होता है वर्किंग कलेक्शन। अब हम सबसे पहले देखते हैं बेस कलेक्शन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमें उसके सारे नाम याद होने चाहिए, बेस कलेक्शन को और क्या क्या बोलते हैं। तो बेस कलेक्शन को हम होल कलेक्शन बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल कलेक्शन बोलते हैं। बेस कलेक्शन जो वो लॉन्ग टर्म कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सीड इज बीइंग कलेक्टेड फॉर अप टू 50 ईयर्स, देन विच टाइप ऑफ कलेक्शन विल बी प्रीफर्ड, तो हम बेस कलेक्शन को प्रीफर करेंगे। बेस कलेक्शन के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर एकदम से याद रख लेना है, ये MCQ में भी पूछा जाता है। टेम्परेचर कितना रखते हैं, -18 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं बेस कलेक्शन को स्टोर करने के लिए। और मॉइस्चर कंटेंट कितना रखते हैं, 5 ± 1%, यानी कि 4 से 6% तक मॉइस्चर कंटेंट जनरली प्रीफर किया जाता है। और बेस कलेक्शन में हम जिस सीड को कलेक्ट कर रहे होते हैं वो 85% सीड वायबल होता है, यानी कि हम 50 साल बाद भी अगर मान लीजिए 100 सीड हमने स्टोर करा है बेस कलेक्शन में, तो अगर हम 50 ईयर्स बाद भी उसको निकालते हैं, वैसे तो 10 साल 15 साल पे एक बार चेक कर लिया जाता है,
तो हम जब भी बेस कलेक्शन के सीड्स को निकालेंगे तो 85% सीड डेफिनेटली वायबल होंगे, यानी कि वो जर्मिनेट कर पाएंगे, न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अपना एक्टिव कलेक्शन। एक्टिव कलेक्शन जो है मीडियम टर्म स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ड्यूरेशन वाइज अगर बात करें तो 5 से 10 साल के लिए स्टोर करना है अगर किसी भी जीन पूल को, किसी भी सीड को, किसी भी इंडिविजुअल के जर्म प्लाज्म को, तो उसके लिए हम एक्टिव कलेक्शन का यूज़ करते हैं। एक्टिव कलेक्शन में टेम्परेचर कितना रहता है 0 डिग्री सेल्सियस और मॉइस्चर 8% तक रखते हैं। एक्टिव कलेक्शन में जो सीड्स हम स्टोर करते हैं वो एक्टिवली यूज़ करे जाते हैं डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, यानी कि जो भी जीनोटाइप हम स्टोर कर रहे हैं एक्टिव कलेक्शन में, एक्टिव कलेक्शन के फॉर्म में, उनको हम एक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, इसीलिए उसका नाम ही है एक्टिव कलेक्शन। तीसरा और फाइनल है अपना वर्किंग कलेक्शन। ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि 3 से 5 साल तक स्टोर करना हो तो हम लोग वर्किंग कलेक्शन के रूप में उसको स्टोर करते हैं। उसका टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है और मॉइस्चर 8 डिग्री से 10 डिग्रीज के बीच होता है। और ये वर्किंग कलेक्शन में जो स्टोर होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है ब्रीडिंग प्रोग्राम में। नाम से ही पता चल रहा है वर्किंग कलेक्शन, जो बार बार हम उसमें से निकाल के ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर ले। किसी भी ब्रीडर को कोई सीड चाहिए, कोई जीनोटाइप चाहिए तो हम वर्किंग कलेक्शन से निकाल के उसको दे देते हैं, तो इस वजह से ये वर्किंग कलेक्शन है। याद रखने के लिए बस समझने का तरीका है कि हम 3 मान लीजिए एक ही जीन बैंक है, वहाँ हम 3 बोतल्स रखे हैं, 3 नहीं 3 बोतल्स रखे हैं, जनरली ग्लास बोतल्स को ही प्रीफर किया जाता है, तो उसके ऊपर हम टैग मार के रख देते हैं कि ये बेस कलेक्शन है। तो जहाँ हम बेस कलेक्शन को जिस चैम्बर में हम स्टोर कर रहे होंगे उसके लिए टेम्परेचर, मॉइस्चर ये सब अलग अलग है, हमने देख लिया सेपरेटली। एक्टिव कलेक्शन के बोतल पे टैग भी मार दिया जाता है कि ये एक्टिव कलेक्शन वाला सीड्स है, उसको हम उस पर्टिकुलर चैम्बर में डाल देंगे, वहाँ स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन किया जाता है। वर्किंग कलेक्शन वाला भी अकॉर्डिंगली रख दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीड। ये मिड टर्म में भी और इन टर्म में भी सभी में पूछा जाता है, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही हैं। एक्चुअली जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं सारे ही एकदम से VVI हैं, हम कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, कंप्लीट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग को, एकदम रगड़ देंगे उसको। टाइप ऑफ सीड में देखा जाए तो सबसे पहला होता है ऑर्थोडॉक्स सीड और दूसरा होता है रिकैल्सिटेंट सीड। आपने भी वर्ड सुना ही होगा बट आज आपको याद भी हो जाएगा। सीड्स विच कैन बी ड्राइड एट लो मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर विदाउट लूजिंग देयर वाइबिलिटी, ये मस्ट है, विदाउट लूजिंग देयर वाइबिलिटी। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। और इसी का उल्टा सीड्स विच सॉ वेरी ड्रास्टिक लॉस इन वाइबिलिटी विथ ए डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बिलो 12 to 13 डिग्री सेल्सियस, तो उनको हम रिकैल्सिटेंट बोलते हैं, यानी कि उनको लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे स्टोर नहीं किया जा सकता है। सिंपली अगर आपको ये डिफिनीशन ना भी याद हो तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि ऐसे सीड जिनको लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे स्टोर किया जा सकता है उनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, और वैसे सीड जिनको लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे स्टोर नहीं किया जा सकता है उसे हम बोल देंगे रिकैल्सिटेंट सीड। और अब दोनों का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अगर हम ऑर्थोडॉक्स सीड यानी कि जिनको लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे स्टोर किया जा सकता है उसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल क्रॉप के जो सीड होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं। और पपाया और ब्लैक पेपर की बात करें तो ये हैं तो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स, बट इनके सीड्स को भी हम ऑर्थोडॉक्स सीड ही बोलते हैं क्योंकि उनको भी लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे स्टोर किया जा सकता है। और अगर हम बात करें रिकैल्सिटेंट सीड के एग्जाम्पल की तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में 2 तो इधर आ गए पपाया और ब्लैक पेपर, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के सीड कैसे हो जाएंगे, रिकैल्सिटेंट सीड हो जाएंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म होता क्या है वो तो हमने समझ लिया, अब हम देख लेते हैं कंजर्वेशन का क्या मतलब है। कंजर्वेशन यानी कि सिंपली कंजर्व करके रख देना। तो जर्म प्लाज्म क्या होता है ये भी पता है, कंजर्वेशन का भी मतलब पता है, तो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म नहीं समझ जाएंगे, बिल्कुल देखिए ध्यान से। कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट फ्रॉम जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन का क्या मतलब हुआ, स्लो लॉस ऑफ द जीनोटाइप। एक होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, वो एक्सटेंशन का मतलब होता है रैपिड लॉस। कोई वैरायटी एक्सटिंक्ट हो गई तो कैसे एक्सटिंक्ट हो गई, एकदम से उसका रैपिडली लॉस हो गया। अगर स्लोली लॉस होता, जैसे कोई भी वैरायटी अगर मान लीजिए एनिमल की ही बात कर ले
तो अगर 2-4 उसमें से मर रहे होते तो वो वैरायटी, वो स्पीसीज पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती ना, लेकिन वो स्पीसीज ही पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई? एक्सटिंक्शन हो गया। इसीलिए अगर कोई स्पीसीज पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए एक्सटिंक्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो एक्सटिंक्शन का सिंपल मतलब होता है रैपिड लॉस, ये आप लोग याद रखेंगे। और जेनेटिक इरोजन का मतलब हुआ, इरोजन का मतलब होता है स्लो लॉस। तो जीनोटाइप के स्लो लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जिस भी प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म सिंपली है प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी फ्रॉम जेनेटिक इरोजन। प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी फ्रॉम जेनेटिक इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो अब कंजर्व हम कितने तरह से कर सकते हैं? मेनली तो हम 2 ही तरह से कंजर्व कर सकते हैं। या तो वो जीनोटाइप जहाँ है उसको वहीं पे कंजर्व कर दें, तो उसे बोलते हैं इन सीटू। या फिर वो जहाँ है वहाँ सेफ नहीं है तो उसको वहाँ से हम नए लोकेशन पे ले जाके कंजर्व कर दें, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्स सीटू, यानी कि नए लोकेशन पे जाके उसको हम कंजर्व कर रहे हैं। तो कंजर्व करने का 2 ही तरीका होगा, या तो इन सीटू होगा या एक्स सीटू होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन से। इन सीटू कंजर्वेशन को डिटेल में देखेंगे। इन सीटू यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन को हम कैसे डिवाइड करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म अंडर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि वो जहाँ है वहीं उसको कंजर्व कर देना, वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इट रिक्वायर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जीन सेंचुरीज। एग्जाम्पल ये हो गया इन सीटू कंजर्वेशन के, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और जीन सेंचुरी। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें कि ऑन साइट कंजर्वेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो सबसे पहला तो है कि प्रोटेक्टेड एरिया कवर वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी। मान लो हम किसी रीजन को डिक्लेयर कर दे रहे हैं नेशनल पार्क, या कहीं बायोस्फीयर रिजर्व बना दे रहे हैं। नेशनल पार्क रिलेटिवली लार्जर एरिया होता है, बायोस्फीयर रिजर्व छोटा एरिया होता है। तो उस एरिया में जो जीनोटाइप प्रेजेंट है हम सिर्फ उतना ही को बचा पाएंगे ना। तो ये एक इसका डिमेरिट है कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी को हम कंजर्व करा सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन का यूज़ करके। और इन सीटू कंजर्वेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उनको मैनेज करने में यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक और मेजर इशू है कि ये कॉस्टली होता है। जर्म प्लाज्म कंजर्व करने का यह मेथड, दैट इज ऑन साइट कंजर्वेशन मेथड, रिलेटिवली कॉस्टलियर होता है। दूसरा अपना क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि जहाँ है वहाँ नहीं, उसको कहीं और ले जाके कंजर्व कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन जीन बैंक। एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? जीन बैंक। यहाँ जीन सेंचुरी है। जीन सेंचुरी और जीन बैंक में कंफ्यूज नहीं होना है। जीन सेंचुरी किसका एग्जाम्पल है? ऑन साइट कंजर्वेशन का। सेंचुरी वर्ड आ रहा है ना इसमें, उससे भी समझ आ जाएगा। और जीन बैंक क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम जर्म प्लाज्म को 2 फॉर्म्स में कंजर्व करते हैं। पहला तो होता है सीड के फॉर्म में और दूसरा होता है मेरिस्टेम कल्चर के फॉर्म में। सीड के फॉर्म में यानी कि हम सीड ही को कंजर्व कर देते हैं, सीड को बॉटल्स में रख के या जिस भी मीडियम से वो हम रख के उसको कंजर्व कर देते हैं। दूसरा मेरिस्टेम कल्चर बना के उसको कंजर्व कर देते हैं। तो ये मेरिस्टेम कल्चर हम बना के कंजर्व कैसे करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस लिक्विड नाइट्रोजन में कंजर्व करने के प्रोसेस को हम लोग टर्म देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या टर्म देते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन के कुछ एडवांटेज हम देख लेते हैं। जो उसमें डिसएडवांटेज था वहीं एक तरह से इसमें एडवांटेज है। सबसे पहला तो है कि पॉसिबल हो जाता है इंटायर जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाना। जैसे मान लो कोई बहुत ही पूरे एक स्टेट का हम जर्म प्लाज्म, पूरे एक स्टेट में पार्टिकुलर एक वीट की हम बात करें तो उसमें जितनी भी वैरायटीज़ है वीट की, उन सब के जर्म प्लाज्म को हम एक छोटे से जीन बैंक में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सीड्स रखने होते हैं। तो जीन बैंक का यूज़ करके, यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स का यूज करके पॉसिबल हो जाता है इंटायर जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाना। ऊपर से यह हैंडल करने में भी ईजी होता है। हम पूरे ऑर्गेनिज्म ही को कंजर्व नहीं कर रहे हैं ना, पूरे प्लांट को कंजर्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके जीनोटाइप को, सिर्फ उनके सीड्स को हम कंजर्व कर रहे हैं, या फिर सिर्फ उनके मेरिस्टेम कल्चर को कंजर्व कर रहे हैं।
तो हैंडल करना भी ईजी हो जाता है, और ऊपर से यह चीप मेथड भी होता है, क्योंकि हम पूरे प्लांट या पूरे एनिमल को कंजर्व करेंगे तो फिर हमें उनको ऑप्टिमम फूड भी देना पड़ेगा, प्लांट के केस में फर्टिलाइज़र वगैरह देना पड़ेगा। बट अगर हम सीड के फॉर्म में कंजर्व कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं देना, टेम्परेचर मॉइस्चर को मेंटेन करके रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं जो भी इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन से। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पे जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो आप सभी ने नाम सुना होगा IPGRI, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में हेड क्वार्टर है। ओल्डर नेम क्या था? IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अभी भी बहुत किताबों में आपको मिल जाएगा IBPGR। उसका नया नाम क्या हो चुका है? IPGRI, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एस्टेब्लिश कब हुआ था? IPGRI एस्टेब्लिश हुआ 1994 में। पुराना नाम जो था IBPGR, वो IBPGR कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1974 में। फिर 1994 में IPGRI बना दिया गया। तो इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, IPGRI, जो कि जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ों में डील करती है। और नेशनल लेवल पे हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है NBPGR का, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये देखिए IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड है। IBPGR में क्या आ रहा है? इंटरनेशनल बोर्ड। और NBPGR में क्या आ रहा है? ब्यूरो। याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, NBPGR का फुल फॉर्म हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NBPGR जो है वो किन क्रॉप से डील करता है? तो NBPGR एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स से डील करता है। इस्टेब्लिश हुआ है 1976 में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि NBPGR का फुल फॉर्म क्या है और वो डील किससे किससे करता है। तो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से डील करता है NBPGR। 3 ही इंस्टीट्यूट है टोटल। दूसरा नेशनल लेवल पे, दूसरा है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेड क्वार्टर है देहरादून में। ये किससे डील करता है? ये फॉरेस्ट ट्रीज से डील करता है, यानी कि फॉरेस्ट ट्रीज के जर्म प्लाज्म के कंजर्वेशन का काम होता है यहाँ पे। और ये एस्टेब्लिश हुआ है 1906 में। तीसरा है अपना BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में और ये एस्टेब्लिश हुआ है 1990 में। ये डील करता है मेडिसिनल प्लांट से, और रिमेनिंग जो भी प्लांट बच गए जो NBPGR और FRI के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहे हैं, उनको कंजर्व करने का बात, उनको कंजर्व करने पे कौन काम कर रहा है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, वैसे तो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, बट 2 और टर्म देख लेते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। फिर हम अगले दिन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को शुरू करेंगे। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन देखते हैं सबसे पहले। सेंटर ऑफ ओरिजिन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया किसने? तो किसने दिया? NI वाविलोव ने दिया था। कब? 1926 में। सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिया? NI वाविलोव ने दिया 1926 में। उनने क्या दिया? 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी 8 मेन सेंटर बताए और 3 सब सेंटर बताए। इस पेज से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो 1926 में दिया गया था सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट NI वाविलोव के द्वारा। उन्होंने 8 मेन सेंटर्स के बारे में बताया और 3 सब सेंटर्स के बारे में। 8 मेन सेंटर्स में क्या क्या आते हैं? चाइना आता है, इंडिया या फिर हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर और पर्सिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, एबिसीना, मेडिटेरियन। ये 8 है। ये 8 नाम आपको याद नहीं रखने, बस याद रखो कि 8 मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन है और 3 सब सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ओके, सब सेंटर में 3 नाम कौन कौन से हैं? इंडो मलाया रीजन, ब्राज़ील और चिली। ठीक, ये तो हो गया सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन होता क्या है? वो क्रॉप कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक, डिफिनीशन भी एक बार देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन आर जियोग्राफिकल रीजन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम छूट गया यहाँ पे, फ्रॉम वेयर द क्रॉप इज ओरिजिनेटेड, यानी कि वैसा जियोग्राफिकल रीजन जहाँ से वो क्रॉप ओरिजिनेट हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम कहाँ मिला था, कहाँ उसका मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाया जा रहा है, वाइल्ड स्पीसीज कहाँ मैक्सिमम है, वही होता है सेंटर ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी।
ये दोनों मिलता जुलता है, इसलिए दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी रेफर्स टू लोकेशन वेयर द ग्रेटेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ एनी क्रॉप प्लांट और वाइल्ड स्पीसीज आर फाउंड। वैसा लोकेशन यानी कि स्मॉलर एरिया जहाँ किसी भी क्रॉप प्लांट का मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाया जाता है, उस लोकेलिटी या फिर उस रीजन को हम उस पर्टिकुलर क्रॉप का सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन और देख लीजिए, लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन या फिर लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। ये किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट भी एन आई वेविलॉव ने दिया है 1951 में। सिंपल एक छोटी सी लाइन है कि लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन या फिर लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन किसने दिया है? एन आई वेविलॉव ने। डिफिनीशन है और इसका मतलब आपको नहीं भी समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। अगर आपको लग रहा है कि इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला लेक्चर जब भी अपलोड हो जल्दी से जल्दी आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।